साथियों, आज आपके समक्ष हिंदी गद्य साहित्य की विधाओं में से एक आत्मकथाओं को लेकर के आए हैं। अक्सर इन आत्मकथाओं को भूलने की समस्या रहती है, इसलिए इनको याद रखने के लिए ट्रिक का सहारा लेकर लंबे समय तक स्मरण रखने का प्रयास किया गया है। जैसा कि विदित है कि परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में एक प्रश्न गलत होने पर आप चयन से वंचित हो जाते हैं। गला काट प्रतिस्पर्धा के दौर में एक एक प्रश्न को सही करना अनिवार्य है। चलिए आज आपको आसान ट्रिक से आत्मकथाओं को याद कराते हैं। यदि वीडियो में कुछ उपयोगी सामग्री मिले तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर हो सके तो उसको शेयर भी कीजिए। चलिए आरंभ करते हैं। पहली आत्मकथा है मुझ में देव जीवन का विकास। इसके लेखक हैं सत्यानंद अग्निहोत्री। तो हम इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जिसमें देव जीवन होगा, देवता के समान जिसमें जीवन होगा, वहाँ पर सत्यता होगी। तो क्या होगा कि जहाँ सत्य होगा वहीं देवता निवास करते हैं। गलत जगह पर असुर निवास करते हैं और सही जगह पर देवता निवास करते हैं। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जहाँ सत्य होगा वहीं देव जीवन होगा। तो मुझ में देव जीवन का विकास, सत्यानंद अग्निहोत्री, हम ऐसे इसको याद रख सकते हैं। अगली आत्मकथा है परिव्राजक की कथा और इसके लेखक हैं शांति प्रिय द्विवेदी। तो परिव्राजक की कथा को हम इसको परिंदा मान करके चलें, परिंदा, और परिंदा वहाँ रहना पसंद करता है जहाँ शांति रहती है। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं कि परिव्राजक की कथा, शांति प्रिय द्विवेदी, जहाँ शांति रहती है वहीं परिंदा निवास करते हैं। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगली आत्मकथा है चांद सूरज के वीरन। इसके लेखक हैं देवेंद्र सत्यार्थी। तो चांद और सूरज के वीरन यानी चांद और सूरज दोनों की रखवाली कौन करते हैं? देवेंद्र यानी इंद्र। इंद्र को वेदों में सबसे बड़ा देवता माना गया है, इसलिए यहाँ पर चांद और सूरज उनकी जो है रखवाली करते हैं देवेंद्र। हम इनको ऐसे याद रख सकते हैं, देवेंद्र जो हैं चांद और सूरज की रखवाली करते हैं। अगली आत्मकथा है मेरी आत्म कहानी और इसके लेखक हैं चतुरसेन शास्त्री। तो जाहिर सी बात है, जो चतुर होगा व्यक्ति वो अपनी आत्म कहानी कहता रहता है। तो हम इनको ऐसे याद रख सकते हैं कि चतुर व्यक्ति हमेशा अपनी ही बात करता है, दूसरों को नहीं बोलने देता। तो इसलिए मेरी आत्म कहानी, इसके लेखक हैं चतुरसेन शास्त्री। अगली आत्मकथा है स्वतंत्रता की खोज और इसके जो लेखक हैं सत्यदेव परिव्राजक। ये मूल रूप से यात्रा वृत्तांतकार रहे हैं। यात्रा वृत्तांत इन्होंने खूब लिखे हैं। उत्तराखंड में भी इनका एक यात्रा वृत्तांत आया था। तो हम इनको ऐसे याद कर सकते हैं कि स्वतंत्रता की खोज सदैव सत्य व्यक्ति करता रहता है, सत्य की खोज भी हमेशा चलती रहती है। तो सत्यदेव परिव्राजक स्वतंत्रता की खोज में लगे रहते हैं हमेशा, और ये मूल रूप से यात्रा वृत्तांत इन्होंने लिखे हैं। यात्री मित्र शायद इनका एक यात्रा वृत्तांत है जो उत्तराखंड की परीक्षा में आया था। अगली आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि। वियोगी व्यक्ति अपने जीवन में ही रहता है, उसे किसी से और मतलब नहीं रहता। तो मेरा जीवन प्रवाह उनका वियोगी हरि, हम ऐसे इनको याद रख सकते हैं। मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास। हिंदी के प्रचार प्रसार में हिंदी को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने में श्याम सुंदर दास का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और
लिपि सुधार में भी इनका योगदान है, नागरी प्रचारणी सभा में भी इनका योगदान है। तो ये हिंदी के बढ़ाने में इनका बहुत अधिक योगदान रहा है। तो मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास, इनकी कहानी अवश्य सुननी चाहिए। और इन्होंने बहुत सारे साहित्यकारों को लेकर के उनकी जीवनी बनाई है। हिंदी में बहुत अधिक कार्य इन्होंने किया है। अगली आत्म कथा है आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास। इसको तो एक बार आप भूलेंगे नहीं, इस तरीके से मैं आपको इसको याद करा देता हूँ। ये आत्मनिरीक्षण LT ग्रेड उत्तर प्रदेश में ये आई है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो LT ग्रेड की परीक्षा हुई थी उसमें ये आत्मकथा आई थी, आत्मनिरीक्षण। तो इसके सेठ गोविंद दास लेखक हैं। आत्मनिरीक्षण यानी कि जो सेठ लोग होते हैं, इससे सेठ से हम जोड़ेंगे। सेठ होते हैं यानी जो बनिए होते हैं, वो अपना निरीक्षण करते रहते हैं। वो किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, और जो अपनी दुकान होती है या अपना बिजनेस होता है तो उसका निरीक्षण करते हैं। शाम में वो अपना पूरा हिसाब किताब रखते हैं और उसके बाद ही वो दुकान या शाम में घर पे लौट के आते हैं। तो सेठ गोविंद दास आत्मनिरीक्षण, तो निरीक्षण ये बिना करे अपने कार्य को कभी समाप्त नहीं करते हैं। तो हम इनको ऐसे याद रख सकते हैं, आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास। अगली आत्म कथा है यौवन के द्वार पर। यौवन के द्वार पर, इसको भी हम ऐसे याद रखेंगे कि भूल नहीं सकते हैं। आप जानते होंगे देवराज उपाध्याय की ये है यौवन के द्वार पर, देवराज उपाध्याय। तो जैसे कि आप जानते हैं देवराज कौन है? इंद्र। और इंद्र ने क्या किया, यौवन के द्वार यानी पार हो गए। वो यौवन उनके अंदर इतना ज़्यादा आया कि गौतम ऋषि की पत्नी के साथ उन्होंने छल किया, और परिणाम यह हुआ कि उनकी पत्नी अहल्या को शिला के रूप में उनके पति ने परिवर्तित कर दिया, जो बाद में चल के राम ने उसका उद्धार किया। राम ने जब उस शिला को छुआ तब वो पुनः नारी के रूप में हुई। तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं कि यौवन के द्वार पार, यानी यौवन उनके अंदर इतना ज़्यादा आया कि उन्होंने अहिल्या के साथ ही छल किया, जिसका परिणाम बहुत गलत हुआ। बाद में उनको भी ये शाप भोगना पड़ा, ऐसा कहा जाता है। अब अगली कथा है अपनी कहानी। अपनी कहानी कौन सुना रहा है? वृंदावन लाल वर्मा। मुख्य रूप से ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में हम इनको जानते हैं, वृंदावन लाल वर्मा को। बहुत सारे ऐतिहासिक उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। तो ये अपनी कहानी कहते रहते हैं, अपने देश की कहानी कहते रहते हैं। और साथ ही साथ वृंदावन लाल वर्मा को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वृंदावन की अपनी कहानी होती है। वृंदावन में जो भी रहता है वो राधे राधे रटता है। आप जानते होंगे कि वहाँ तो ऐसा भक्ति का समागम है कि न केवल भारत बल्कि दुनिया से, पूरे विश्व से राधे राधे रटने के लिए तमाम अंग्रेज वहाँ पर रहते हैं वृंदावन में। तो वृंदावन की अपनी कहानी है जिसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। अगली आत्म कथा है मेरा जीवन शिव पूजन सहाय। मेरा जीवन, तो शिव पूजन सहाय को हम, उनका एक अलग ही जीवन है शिव जी का, ऐसे याद रख सकते हैं। वो एक अलग धुनी रमा करके रहते हैं। तो शिव पूजन सहाय उनका एक अलग ही जीवन है। तो मेरा जीवन शिव पूजन सहाय, हमें ऐसे उनको याद रख सकते हैं। अगली आत्मकथा है तपती पगडंडियों पर पदयात्रा। ये तो एक बार में आप कभी नहीं भूल सकते। आज मैं आपको ऐसा बताने का प्रयास करूँगा। तपती पगडंडियों पर पदयात्रा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो आप जानते होंगे कन्हैयालाल यानी कन्हैया, हम कन्हैयालाल से कन्हैया या कृष्ण को यहाँ पर जोड़ लें तो कृष्ण का जो यात्रा रही है, कृष्ण की जो यात्रा रही है वो बहुत दुर्गम रही है। तपती पगडंडियों पर, ऐसी नहीं साधारण नहीं रही है। जन्म से ही उनको मारने का प्रयास किया गया। जन्म होते ही
उनको मारने के समय समय पर षड्यंत्र होते रहे, लेकिन उन्होंने सभी बाधाओं को दूर किया। पूतना को मारा, बकासुर को मारा, कंस ने मारने के लिए उन्हें तमाम तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन अंत में उन्होंने पूरी यात्रा को पार किया। और फिर बाद में भी उनकी यात्रा बहुत दुर्गम ही रही। जरासंध ने भी बार बार मथुरा पर आक्रमण किया, जिसके कारण वो फिर गुजरात चले गए, वहाँ पर जाकर के रहे। तो इनकी यात्रा भी काफ़ी तपती हुई रही है, बहुत कठिन रही है। अगली आत्मकथा है आत्म परिचय फणीश्वर नाथ रेणु। कौन नहीं जानता इनको, सब जानते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो मेलांचल आप जानते होंगे, और भी इनके बहुत प्रमुख उपन्यास रहे हैं, जिनमें से एक मेलांचल है। तो आत्म परिचय इनके तो महत्वपूर्ण हैं, तो वैसे भी याद रख सकते हैं। ये भी अपना आत्म परिचय देते हैं, और अंदर से लिखा है उन्होंने बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि पर। ग्रामीण आंचलिक निबंध आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं, और अंचल यानी ग्रामीण अंचल को एकदम से इन्होंने ऐसे लिखा है कि वो उपन्यास सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में गिना जाता है। अगली जो आत्मकथा है सहचर है समय। तो रामदर्श मिश्र, इनकी और भी आत्मकथाएं हैं। रामदर्श मिश्र की लंबी यात्रा रही है इनकी आत्मकथाओं की, और भी इन्होंने आत्मकथाएं लिखी हैं। सहचर है समय। और इसमें अगली आत्मकथा है राख की लपटें। राख की लपटें, इसको भी हम ऐसे याद कर सकते हैं कि कभी नहीं भूलेंगे। इसके जो लेखक हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। तो टंडन जी का भी हिंदी की जो सही पदवी दिलाने में इनका बहुत योगदान रहा है, पुरुषोत्तम दास टंडन जी का। और इन्होंने बहुत अधिक श्रम किया हिंदी को उचित स्थान दिलाने में। तो उसके साथ साथ हम इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं पुरुषोत्तम कौन है? प्रभु राम। और राम के सामने ही लपटें उठी होंगी सीता जी ने जब अग्नि परीक्षा दी थी, तो हम इनको याद रख सकते हैं राख की लपटें। तो इस तरीके से हम सीता जी ने जब अपनी परीक्षा दी थी, अग्नि परीक्षा, तो उसमें जरूर लपटें उठी होंगी। बाद में फिर वो राख बन गई होंगी। सीता जी नहीं, वो जो लकड़ी जली होंगी वो राख बन गई होंगी। तो राख की लपटें पुरुषोत्तम दास टंडन, या पुरुषोत्तम में हम प्रभु राम को भी रख सकते हैं। और दूसरा एक और तरीका है कि इन्होंने भी काफ़ी लपटें झेली, यानी कठिनाई झेली। हिंदी को उचित स्थान दिलाने पर इन्होंने बहुत अधिक संघर्ष किया है। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। साथियों, अगर इनमें से कोई भी आत्मकथा आपको मेरी इस पद्धति से, मेरी इस विधि से याद रहती है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इसको शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी आत्मकथाएं आएंगी, अगर आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे। सहयोग इन द सेंस, अगर आप मोटिवेशन मुझे देंगे, आगे मैं और भी इसी तरीके से आत्मकथाओं पर वीडियो लाने का प्रयास करूँगा।